हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ट्वेल्थ क्लास जो आपका है बायोलॉजी 12th क्लास के चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 5 से हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। कितने वीवीआई प्रश्न रहेंगे तो आपके 40 जो इसमें है 40 हम क्लियर करने वाले हैं। इसी चैप्टर से वीवीआई जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वही हम प्रश्न को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्या है, ये चैप्टर नंबर 5 है और इससे पहले हमने ये 4 चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था। आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो चैप्टर आपका छूटा हुआ है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक, सभी स्टूडेंट लाइक कर लीजिए वीडियो को लाइक करने के बाद अपने को फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए। क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम क्या दिए थे। ये आपका 10th में ही पढ़े होंगे। ये बहुत ही आने वाला प्रश्न एग्जाम में, ये आपका 10th में भी आपको मिला हुआ क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं। आप जो पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। और सबसे ए नंबर में है कि ग्रेगर मेडल, बी नंबर है कि न्यूटन, सी में है कि पुनेट और डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए थे, तो उस वैज्ञानिक का नाम तो यह ग्रेगर मेडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न 2 नंबर में है कि क्या 2 नंबर में, चलिए देखते हैं इसको भी, कि पुनेट वर्ग विकसित किया। किसने विकसित किया, पुनेट वर्ग। ए में दिया हुआ है मेंडल ने, बी में दिया हुआ है कि वाटसन एवं सटन ने, सी में कि रेजिनेल्ड ने और डी में है कि बोवेरी ने। पुनेट वर्ग किसने विकसित किया था, पुनेट वर्ग विकसित किया था रेजिनेल्ड ने पुनेट वर्ग विकसित किया था। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि एक परिवार जिसमें 5 बेटियां है, एक जो परिवार है जो इसमें 5 बेटियां है को छठी संतान होने वाली है। 5 बेटियां है और छठी संतान होने वाली है। बेटा होने की संभावना कितनी है, तो उसमें बेटा होने की संभावना कितनी होगी। ए में है 0%, बी में है 23%, सी में है 50% और डी में है कि 100%। तो एक परिवार जिसमें 5 बेटियां है और छठी संतान होने वाली है, तो फिक्स हो गया कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। 50% होगा, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर में है कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। किसी परिवार के अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का जो विश्लेषण होता है वह क्या कहलाता है, तो सभी किसी परिवार के सभी पीढ़ियों का लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है वंशावली विश्लेषण। क्या कहलाता है, वंशावली विश्लेषण, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी ये बी नंबर आंसर नहीं होगा, मेंडल विश्लेषण, पुनेट विश्लेषण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विशुद्ध लाल, क्या है क्वेश्चन में देखते हैं, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने वाली पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं। यह एक प्रकार का क्या है। ए में अपूर्ण प्रभाविता, बी में है कि पूर्ण प्रभाविता, सी में कि संकर और डी में इनमें से कोई नहीं। विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकर कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह एक प्रकार का क्या है, और यह एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता है। क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर इस प्रकार है। 6 नंबर प्रश्न में द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोट्रॉपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोट्रॉपिक अनुपात क्या होता है। ए में दिया हुआ है 3:1, बी में कि 1:2 और 2:1, सी में कि 9:7 और डी में कि 9:3, 3:1। तो दिया गया तो द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी का जो अनुपात होगा वो होता है 9:3, 3:3 और 3:1। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से, अगला प्रश्न पर चलते देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर में है, युग्मक एवं क्या है आपका, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ए में है मार्गन, बी में है कि बेटिसन एवं पनेट, सी में है कि हुगो डी व्रीज और डी में है कि मेंडल।
कौन युग्मक एवं विकर्षण के जो सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को जो प्रतिपादित किए थे वे थे बेटसन एवं प्लेट ने प्रतिपादित किए थे युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। हम चलते हैं अगला प्रश्न जो आपका 8 नंबर प्रश्न में है कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है, सभी को रक्त दे सकता है? ए में दिया है कि ए, बी में है कि आपका बी, सी में है ए बी और डी में है कि ओ। तो कौन हो जाएगा इनमें कौन सा वैश्विक सामान्य रक्तदाता समूह है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार है। अगला प्रश्न का 9 नंबर में है कि 9 नंबर प्रश्न इनमें कौन क्या है आपका क्वेश्चन में जल्दी देखते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है आपका कि इनमें कौन यौन संबंध गुण है? इनमें कौन है जो यौन संबंध गुण है, यानी यौन से संबंध वाला गुण है, कौन सा है? ए में है वर्णांधता, बी में है कि रतौंधी, सी में है कि पूर्ण अंधता और डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन सा यौन संबंध गुण है? तो इनमें यौन संबंध गुण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्णांधता हो जाएगा यौन संबंध गुण, ऑप्शन नंबर अब ए में ही दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर में है। 10 नंबर प्रश्न को इस प्रकार है, चलिए देखते हैं इसको भी हम देख लेते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा कि जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों यानी एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई गुण होता है जो एक से अधिक यानी विपरीत जोड़ों एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ए में दिया हुआ है बहुविकल्पता, बी में है कि बहुअंडता यानी पॉली एम्ब्रियोनी और सी में कि अपूर्ण प्रभाविता और डी में दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं बहुविकल्पता, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर में है। 11 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि दात्र कोशिका क्या है क्वेश्चन में, चलिए ध्यान से देखिए पढ़िए। दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? दात्र कोशिका अवरक्तता। ए में है एपिस्टोटिस, बी में है कि स्वप्रभाविता, सी में प्लियोट्रोपी, डी में है अपूर्ण प्रभाविता। दात्र कोशिका जो अवरक्तता होता है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो दात्र कोशिका अवरक्तता व प्लियोट्रोपी प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर में है कि 12 नंबर प्रश्न में 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र का जो ट्राइसोमी से होती है कौन सी बीमारी होती है? ए में है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी में है कि टर्नर सिंड्रोम, सी में है कि दात्र कोशिका अवरक्तता और डी में कि डाउन सिंड्रोम। तो कौन सा सिंड्रोम होता है जो 21वें गुणसूत्र के जो आनुवंशिक से बीमारी होती है वो होती है कौन? वो होती है आपका डाउन सिंड्रोम, जो ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है होती है डाउन सिंड्रोम। हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है कितना नंबर, चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका ये 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है लिखा हुआ है कि संबंधता क्या है क्वेश्चन में? संबंधता की खोज किसने की थी? बताइए कि संबंधता की खोज किसने की थी? ए में है मेंडल, बी में है कि स्टेनली एवं मिलर ने, सी में है पन्ने ने और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। संबंधता की खोज किसने की थी? तो संबंधता की खोज की थी वो की थे पन्ने ने, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका ये 14 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था? ए में है कि अनुवांशिकी के नियम में अर्जित गुणों की वंशागति, सी में है सहलगनता के नियम और डी में ऊर्जा के नियम। मेंडल ने प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किए थे? तो मेंडल ने जो प्रस्तावित किए थे वे किए थे अनुवांशिकी के नियम, और जो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। और हम चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न का 15 नंबर पर आ चुके हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? क्या है क्वेश्चन में कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? ए में है कि ए में दिया हुआ है आपका कि किस प्रकार के, तो वंशागत रोग, बी में दिया हुआ है कि अप्रभावी लक्षण, सी में दिया हुआ है कि एक्स गुणसूत्र सहलगन रोग और डी में दिया इनमें से सभी। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी होती है? तो हीमोफीलिया जो होती है वो इनमें से सभी यानी वंशागत रोग भी होती है, अप्रभावी लक्षण भी होती है, एक्स गुणसूत्र सहलगन रोग भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 16 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने किसके लिए? मशहूर वैज्ञानिक जो मेंडल है वह मुख्यतः जाने जाते हैं किसके लिए जाने जाते हैं?
ए में दिया हुआ है कि मटर के पौधों के कार्य हेतु, यानी वो मटर के पौधों पर कार्य किए थे इसलिए जाने जाते हैं। कि बी में है कि अनुवांशिकी के नियमों के हेतु अनुवांशिकी का नियम देते हैं इसलिए जाने जाते हैं। कि सी में कि ए और बी दोनों, यानी ये दोनों के लिए जाने जाते हैं। डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों के लिए जाने जाते हैं। जो मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किए थे और अनुवांशिकी के नियम देते हैं इसलिए जाने जाते हैं। कौन? मशहूर वैज्ञानिक मेंडल को। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वह 17 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि मानव में रुधिर व ओ वर्ग में रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर ओ वर्ग में ए में है कि एंटीजन उपस्थित रहते हैं, बी में कि एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, सी में कि एंटीजन अनुपस्थित होते हैं और डी में कि एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? मानव में रुधिर ओ वर्ग में जो होते हैं क्या होते हैं? ओ वर्ग में होते हैं। आपका ये क्या होते हैं? ये एंटीजन अनुपस्थित रहते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न जो है आपका 18 नंबर में है। 18 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो ट्राइसोमी यानी 2n और +1 के जुड़ने से क्या होता है कि कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, और उसका क्या कारण होता है? ए में दिया हुआ है कि फिलाडेल्फिया, बी में दिया हुआ है क्या? बी में दिया हुआ है आपका कि डाउन सिंड्रोम, सी में कि एल्बिनिज्म और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ट्राइसोमी यानी 2n+1 के कारण जो बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं उसे बीमारी होती है, उसे होते हैं क्या? डाउन सिंड्रोम, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये आपका 19 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि 19 नंबर जो प्रश्न में क्या है जल्दी देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं। एक विवाहित जोड़े है जिसकी पहले से 3 पुत्रियां, ऐसा क्वेश्चन हम भी हमको बताए थे। जो 3 पुत्रियां हैं वो अब चौथी संतान की सोच रहे हो। 3 पुत्रियां पहले से ये चौथे की सोच रहे हैं, लेकिन चौथे को सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? इसकी जो पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? तो ये जो कोई भी संभावना पूछा जाए आपका पुत्र होने का या पुत्री होने का, कोई भी संभावना पूछा जाए तब 50% ही लगाइएगा। कोई 100% नहीं हो सकता, 25% भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर में कि मेंडल ने क्या है क्वेश्चन में कि मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? ए में सहलगनता का नियम, बी में कि अनुवांशिकता का नियम, सी में कि थर्मोडायनेमिक्स का नियम और डी में इनमें से कोई नहीं। मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किए थे। नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हम अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में दिखा हुआ क्या है। अगला प्रश्न 21 नंबर में है। 21 नंबर प्रश्न जो इस प्रकार है कि 21 नंबर प्रश्न के पृथक्करण के सिद्धांत क्या है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? ए में है प्रभाविता का नियम और बी में है स्वतंत्र अपीवन का नियम, सी में युग्मकों की शुद्धता का नियम और डी में इनमें से कोई नहीं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और कहते हैं युग्मकों के शुद्धता का नियम। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न 22 नंबर में है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है बताइए। ए में है कि पैकेटीन यानी पैकेटीन की अवस्था में होता है, बी में है कि डिप्लोटीन की अवस्था में होता है, कि सी में कि डाइकोनिसिस, डी में कि इनमें से कोई नहीं। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन की अवस्था में होता है। पैकेटीन की अवस्था में जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न आपका जो है अगला प्रश्न 23 नंबर में है। 23 नंबर प्रश्न मेंडल के प्रयोगों में क्या है क्वेश्चन? चलिए देखते हैं ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कि मेंडल के प्रयोगों में क्या है क्वेश्चन में कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के जो प्रयोग हुआ था उसमें जो विपरीत लक्षणों की जो जोड़ी थी उसको क्या कहते हैं? ए में है जीन, बी में है कि फिनोटाइप, सी में है जीनोटाइप और डी में एलील। क्या कहते हैं? मेंडल ने प्रयोगों में जो विपरीत लक्षणों की जो जोड़ी था उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एलील। उसे एलील नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है इसका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। कई लक्षणों को, जो बहुत सारे लक्षण होते हैं उसे जो प्रभावित कर देता है, सभी लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? ए में है कि एडिटिव, बी में है कि प्लियोट्रिप, सी में है कि एपिस्टेपिक और डी में कि स्प्लीमेट्री। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो जीन होता है वह कहलाता है प्लियोट्रोपिक। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न आपका ये 25 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं।
25 नंबर प्रश्न पर कि 25 नंबर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है, क्या होती है, मनुष्य और पुरुष में यानी गुणसूत्र की जो संख्या होती है, ए में है 44 प्लस XY XX है, और बी में कि 44 प्लस XY, सी में कि 46 प्लस XY और डी में कि 46 प्लस XX। तो मनुष्य यानी पुरुष में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस XY। अगर 46 दिया रहेगा और यहाँ लिखा हुआ है XY तो आपका हो जाएगा क्या, गलती आंसर, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। देखिए 44 होता है 44 और इसमें जो होता है एक X एक Y ये मिल जाता है तब का हो जाता है 46, यानी 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा आपका नंबर, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। यानी 44 प्लस XY होता है मनुष्य में, और 44 प्लस जो X होता है वो किस में होता है, वो होता है नारी में यानी फीमेल में। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर में है, 26 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। एक जीन जोड़ा होता है वह दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है और इस घटना को क्या कहते हैं, बताइए। इस घटना को ए में दिया हुआ कि एपिस्टेटिस, बी में की प्रभाविता, सी में उत्परिवर्तन और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं इस घटना को। एक जीन जोड़ा है वह दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, उसे एपिस्टेटिस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 27 नंबर में है। 27 नंबर प्रश्न आ चुका है कि इनमें से जो है कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। इनमें से कौन सा रोग है जो हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। ए में है डाउन सिंड्रोम, बी में है कि फिनाइल कीटोनुरिया, सी में कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और डी में कि सिकल सेल एनीमिया। निम्न में से कौन सा रोग है जो हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है, तो ये कौन सा होता है, ये होता है सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न में है कि 28 नंबर प्रश्न में कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, बताइए। मेंडल जो थे वो कितने लक्षण का अध्ययन किए थे। ए में है कि 5, बी में दिए हुए 4, सी में 7 और डी में है 3। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो मेंडल जो थे वे 7 लक्षणों का अध्ययन किए थे। बहुत ज़्यादा 7 लक्षण का क्या किए थे, वे अध्ययन किए थे। ऑप्शन नंबर जो कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया हुआ है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका कितना नंबर में है, 29 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 29 नंबर प्रश्न पर कि यदि यह क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से। यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का जो B है तो उनके संतान के रक्त वर्ग O होने की संभावना है कितनी प्रतिशत। तो जब पिता जो है AB है और माता जो B है तो वह O कैसे होगा, तो वो या तो वो A होगा ना तो B होगा, तो इसलिए संभावना हो जाएगा 0%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। आपका 50% नहीं होगा, 25% नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा है। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा हो जाएगा। छोटे से छोटा खंड भी हो जाएगा क्या, म्यूटोन हो जाएगा छोटे से छोटा खंड, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका सी राइट आंसर। सिस्टोन नहीं होगा, डिकॉन नहीं होगा, एक्सोन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न पर 31 नंबर प्रश्न है कि 31 नंबर प्रश्न द्विसंकर क्रॉस की फेनोटाइपिक अनुपात है, क्या है, द्विसंकर क्रॉस की फेनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। द्विसंकर क्रॉस की फेनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा। ए में है कि 1:2:1, बी में 3:1, सी में कि 9:3, 3:3 और 3:1 और डी में इनमें से कोई नहीं। द्विसंकर क्रॉस की जो फिनोटाइपिक अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9:3, 3:3 और 3:1, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न जो यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न चलिए आ चुके हैं। 32 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है कि एक जो सामान्य दृष्टि वाली महिला है जिसके पिता वर्णार्थ है कि शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनसे क्या होगी। इनमें दिया है कि 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री होगी, या आपका जो बी में दिया हुआ है कि 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री, सी में कि 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री, डी में सभी पुत्र समान दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्री। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर या बी हो जाएगा इसका राइट। यानी सिर्फ 50% निकाल सकते हैं, 50% वर्णांध पुत्र भी हो सकता है और 50% समान दृष्टि वाली पुत्री भी हो सकती है। चलिए हम अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका 33 नंबर में है। 33 नंबर प्रश्न में कि इनमें क्या, क्वेश्चन में जारी देखते हैं, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है, यानी क्या कर सकता है, वो किसी को रक्त दे सकता है। तो बी नहीं दे सकता है, ए नहीं दे सकता है, ए भी नहीं दे सकता है, वो जो ओ है जीरो यानी दे सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगला जो प्रश्न है आपका, ये 34 नंबर प्रश्न पर आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न में कि एक संकरण क्रॉस के फिनोटाइपिक अनुपात क्या है। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है। ए में 1:2, 2:1, बी में 3:1, सी में 9:3, 3:3 और 3:1 और डी में कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, ये होता है 3:1, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न का 35 नंबर पर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था। अर्जित गुणों के जो वंशागति का जो सिद्धांत था वह किनके द्वारा दिया गया था। ए में है डार्विन के द्वारा, बी में है कि लैमार्क के द्वारा, सी में है डे वर्डिस के द्वारा और डी में है कि हैकल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था। अर्जित गुणों के वंशागति का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था, वह दिया गया था लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 36 नंबर में है। 36 नंबर में जो प्रश्न है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से है। ए में गुणसूत्र 21 एवं वाई, बी में गुणसूत्र ए एवं एक्स, सी में गुणसूत्र ए एवं वाई और डी में गुणसूत्र एक्स और वाई। तो सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अब अगला प्रश्न जो है, अगला अब समाप्ति होने वाली है। अगला प्रश्न आपका है 37 नंबर में है। 37 नंबर प्रश्न आ चुका है कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन होते हैं। वाई जो गुणसूत्र होते हैं उस पर स्थित जीन कौन होते हैं बताइए। ए में है कि उत्परिवर्ती जीन्स, बी में है कि ऑटोसोमल जीन्स, सी में होल्डेरिंग जीन्स और डी में लिंक सहलगन जीन। तो वाई गुणसूत्र पर जो स्थित जीन होते हैं वो होते हैं लिंक सहलगन जीन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 38 नंबर प्रश्न है कि 38 नंबर में कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का क्या अपवाद है। ए में है प्रभाविता, बी में है कि युग्मक की शुद्धता, सी में है सहलगनता, डी में है स्वतंत्र अपील। ये लास्ट ही प्रश्न है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है सहलगनता का नियम, ऑप्शन जो सी में दिया हुआ है। तो आप हमने कितना क्वेश्चन बताते हैं, हमने 38 क्वेश्चन बताते हैं। आप इसमें कितना सही कर पाए, 30 सही कर पाए, 25 सही कर पाए, जितना भी सही कर पाए कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिख दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आज की क्लास कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।